कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है। खाद, बीज एवं उर्वरक खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां। गन्ना की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। नया नींबू उद्यान लगाने की विधि पर संपूर्ण जानकारी। हमारे अनेक किसान भाइयों ने आगामी खरीफ मौसम की तैयारी शुरू कर दी होगी और बहुत से प्रगतिशील कृषक आगामी फसल की कार्य योजना बनाकर समय पर खाद, उर्वरक, बीज एवं कीट रोगनाशक दवाओं की व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे उन्हें गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकतर किसान उसी समय जो मिलता है उसी को खरीद लेते हैं और ऐसे आदानों के प्रयोग से कम उपज मिलती है। अतः इन कृषि आदानों को खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यही सब जानकारी के लिए देखिए विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कृषि सुरक्षा में उपयुक्त होने वाली रासायनिक दवाओं को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कीट रोगनाशी रसायनों को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली, विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए।
किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं शाकनाशी, कीट एवं रोगनाशी रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो इनको भी बीज एवं उर्वरक की तरह ही विश्वसनीय संस्था से खरीदें एवं खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। जिनके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो, उसे कदापि न खरीदें। इनके डिब्बे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रिसाव युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक तथा रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना न भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। हमारे राज्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बहुत से किसान कृषि के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों में बकरी पालन को अपना रखे हैं, लेकिन इनसे अधिक लाभ तभी कमा सकते हैं जब बकरियों की देखरेख वैज्ञानिक मापदंडों एवं मौसम के अनुसार की जाए। अतः वर्तमान में बकरियों की देखभाल किस प्रकार करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। मैं आपको आज बकरी पालन के विषय में कुछ आवश्यक जानकारियाँ देना चाहूँगा। बकरी पालन हमारे ग्रामीण परिवेश में जनता के लिए बहुत ही लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है और इसके होने वाले फ़ायदे से लगभग सभी लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। और इसके लिए कहा भी गया है कि बकरी गरीबों की गाय है, अर्थात इसमें से कम लागत में अधिक से अधिक फ़ायदा पाया जा सकता है। हम बकरी व्यवसाय करते हैं मुख्यतः दो चीज़ों के लिए, पहला है मांस और दूसरा है दूध। तो हम बकरी पालन के तो ये फ़ायदे हो गए और मैं इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण है बकरी पालन में आपको नस्ल का चुनाव। अगर व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको ऐसे नस्ल का चुनाव करना होगा जो कम समय में जिसके शारीरिक भार में तेज़ी से वृद्धि हो। तो इसके लिए महत्वपूर्ण कई नस्ल हैं, जैसे कि सिरोही, जमनापरी, उस्मानाबादी, जाफराबादी और अंततः ब्लैक बंगाल। तो ऐसे नस्ल का चुनाव करना चाहिए। बकरियों की व्यवस्था मैनेजमेंट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो इनको रखने के लिए जो शेड का निर्माण होना चाहिए वो लगभग सूखा होना चाहिए, जहाँ पानी रुके ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो आपको रख रखाव के लिए जो मुख्यतः बात है वो ये आती है कि इनमें जो जगह की आवश्यकता है वो लगभग 5 स्क्वायर फीट प्रति बकरी के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे कि उसे पर्याप्त जगह में रखा जा सके। और जिस जगह पे रात को रखने की जगह है उसके बाद एक बाड़ा जैसा होना चाहिए, ओपन एरिया बोलते हैं जिसको, जहाँ से बकरियाँ आसानी से टहल सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें 24 घंटे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए कि जब आवश्यकता हो वो उसे पी सके। फिर में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसका पोषण। पहला है इनको देने वाला दाना, दूसरा है इनका हरा चारा। दाना हम इनको जितना आवश्यकता है उसका 1/4 था 25% भाग हम दाने से पूरा करते हैं और 75% भाग हरे चारे से पूरा करते हैं। दाने के रूप में आप गेहूँ, चना और सरसों इन सब की खली इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरे चारे के रूप में सामान्यतः उपलब्ध होने वाली पेड़ की पत्तियां हैं, जैसे कि पीपल हो गए, बबूल है, सुबबूल है, रिया है, डूमर का हुआ, इन सब का हम इस्तेमाल करके आसानी से बकरी पालन से कम लागत में अधिक से अधिक फ़ायदा पाया जा सकता है। और इसमें और एक कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा जो कि इनकी मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए आवश्यक है। बकरियों को सबसे पहली आवश्यकता है कि उनको सूखी जगह पर रखें। इन्हें गीला पसंद नहीं होता, इसलिए हमेशा सूखी जगह पर रखें और बारिश के मौसम में खास ध्यान रखें कि जो नीचे जो फ्लोर है वो सूखा हो। अगर आपको व्यावसायिक तौर पे पालन करना है तो आपको अलग अलग
उम्र के अलग अलग अवस्था की बकरियों को अलग रखना होगा। नर बकरों को अलग और गाभिन अर्थात प्रेग्नेंट बकरियों को अलग और बच्चों को अलग। इस तरीके से हम आसानी से उनको चारे भी उपलब्ध करा पाएंगे और उनका मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। यही महत्वपूर्ण बात है। और समय समय पर एक में डिवर्मिंग करना चाहिए, मतलब इनमें पेटों में पाए जाने वाली कृमिनाशक का उपयोग करते हुए हर 3 महीने में डिवर्मिंग करना आवश्यक है। बकरियों में महत्वपूर्ण जो बीमारियां होने आज के समय पाई जा रही है, तो इसके लिए समय समय पे हमारे विभाग द्वारा वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण का मास प्रोग्राम किया जाता है, तो उससे लाभान्वित हों। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। मैं एक कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव-गांव की, घर घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में। और आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ना की फसल लगाई है, उन्हें चाहिए कि वो इस समय गन्ने की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर विशेष ध्यान दें, तभी आप इस फसल से अच्छी उपज की कल्पना भी कर सकते हैं। तो शरदकालीन गन्ना की फसल में इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ संदीप तोमर। जैसा कि हम देखें किसान भाई, जो बसंतकालीन गन्ने की आपने बुवाई की हुई है और वो फसल देख रहे हैं कि लगभग 40, 45 और 50 दिन की हो रही है, तो उसमें कुछ जो शस्य क्रियाएं आवश्यक हैं उनमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें खरपतवारों की विशेष समस्या होती है। तो अब होने वाले खरपतवार जैसे कि इसमें सकरी पत्ती में सामा है और मोथा भी होता है, घासें विभिन्न तरह की, या चौड़ी पत्तियों में सांठ है, कना है, लहसुआ है, इनके द्वारा इसमें हानि होती है। तो इनके नियंत्रण के लिए जो चौड़ी पत्ती वाले हैं उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D की 1 किलोग्राम मात्रा जो पाउडर वाली आती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार एवं मोथा का भी ये नियंत्रण करती है, इसकी भी बढ़वार को रोक देती है। सकरी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उनकी समस्या है, तो इसमें मेट्रोविजन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आपकी फसल लगभग 2 से 2.5 महीने की हो रही हो तो उसका छिड़काव कर दें, तो उससे जो बेल भी होती है, गन्ने में बेल की बहुत समस्या होने लगती है, उसका भी नियंत्रण किया जा सकता है। निराई गुड़ाई की बात करें तो आमतौर पर इसमें 3 बार निराई गुड़ाई होना चाहिए। पहली बुआई के 30 दिन बाद, दूसरी 60 दिन बाद और तीसरी 90 दिन बाद। खरपतवार के बाद बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की। बसंतकालीन बुआई है उसमें 120 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने उपयोग करना चाहिए। फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही साथ 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का भी उपयोग करना जरूरी है। जिसमें हम देखते हैं फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर की मात्रा आपने बुआई के समय इसमें डाल दी है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय आप उपयोग कर चुके हैं। शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा बची है उसे 2 बराबर भागों में बांट करके उपयोग करना है। नाइट्रोजन को हम देखते हैं कि आमतौर पर यूरिया का छिड़काव करके उसका उपयोग करते हैं। तो उस यूरिया के छिड़काव में देखें कि जो बची उसकी आधी मात्रा जब फसल आपकी लगभग 50 से 55 दिन की हो रही है उस समय उसमें उपयुक्त नमी की मात्रा पर खेत में छिड़काव कर दें। शेष जो एक भाग बचता है उसको जब फसल आपकी 75 से 80 दिन की है उस समय यूरिया के द्वारा छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद बात आती है, इसमें हम देखते हैं कि जल प्रबंधन की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि गर्मियों में देखें कि फसल में पानी की ज़रूरत विशेष होती है। तो उसके लिए समयानुसार हम कहते हैं कि बरसात से पहले इसमें 5 से 6 सिंचाइयाँ की जानी चाहिए। तो उस 5 से 6 सिंचाइयों में गर्मियों में 12 से 15 दिन के अंतर पर इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए।
देखते हैं कि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो इसमें कंसुए जो अग्र तना भेदक होता है, जमाव के तुरंत बाद उसका प्रभाव बढ़ जाता है और फसल को नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जल प्रबंधन जरूरी है। जल प्रबंधन में दूसरा बिंदु होता है कि जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी अब 1-2 महीने बाद जैसे ही जून या जुलाई आता है, बारिश होने लगती है तेज और खेत में जल भराव की दशा हो जाती है, तो उससे उसके गन्ने की उपज पर या बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसमें तने से ऊपर से जड़ें निकलने लगती हैं जो कि उसकी गुणवत्ता को खराब करती हैं। तो जल निकास का भी उचित प्रबंधन कर देना चाहिए। तो जब लास्ट वाली आप गुड़ाई करते हैं उस समय इसमें अर्थिंग मिट्टी चढ़ाना विशेष जरूरी होता है, क्योंकि गन्ने की फसल में अच्छा उर्वरक, अच्छी सिंचाई आप करते हैं, उससे अच्छी बढ़वार हो जाती है। इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे तो फसल आपकी नहीं गिरेगी और उस मिट्टी चढ़ाने से नाली बन जाती है, उनके द्वारा सिंचाई हो सकती है और अधिक जल भरता है तो जल निकास भी उससे उपयुक्त हो सकता है। आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, पर यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में, और आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश की जलवायु नींबू के बाग के लिए उपयुक्त है। जो कृषक इनसे नए उद्यान लगाना चाहते हैं उन्हें अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। तो किसान भाइयों, नींबू के नए बाग की स्थापना के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसी विषय पर जानकारी के लिए ये विशेष अंश। जब हम नींबू की उद्यान और चार्ट की स्थापना करती है तो 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि पहला सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश इसकी उद्यानिकी के लिए काफी उपयुक्त है, किंतु हमें यह देखना पड़ेगा कि उस स्थान का मिट्टी किस प्रकार की है। तो जो मध्यम काली मिट्टी हो, जिसके 3-4 फीट के बाद उसमें हल्की सी मुरम आ जाती हो, तो इस तरह की मिट्टी काफी उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले हम जो काम करेंगे उसमें यह करेंगे कि हमें उस खेत का या स्थान का चुनाव करें, जिसमें कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस उद्यान क्षेत्र में किसी भी तरह का पानी की भराव की स्थिति ना है, नंबर 1। नंबर 2, हम उन खास विशेष किस्मों का चयन करें थे, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से जो काफी दिनों से प्रचलित भी है उसमें कागजी लाइन का नाम से जो जाना जाता है, दूसरा पंत लेमन एक है, तीसरा आसाम लेमन है जिसे कि नेपाली लेमन के भी नाम से जानते हैं। इसकी खेती बहुत आसानी से किसान भाइयों पूरे मध्य प्रदेश में की जा सकती है। इसके लिए किसान भाइयों जब हम स्थापना की बात करें तो सबसे पहले बात होती है कि हम किस प्रकार अपने खेतों को तैयार करें। तो किसान भाई सबसे पहले उसमें गहरी प्लाऊ कर दें, जुताई करने के बाद खेतों को समतलीकरण जरूर कर लें। समतलीकरण करने के बाद एक तरफ की ढाल बनाए ताकि पानी का निकास बरसात के दिनों में एक तरफ हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों इस जगह को चिन्हित करें कि हमें कहाँ कहाँ नींबू का पौधा लगाना है। इसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप इसको स्क्वायर में लगाएं यानी कि आयताकार में, या वर्गाकार पद्धति में लगाएं, या फिर त्रिकोणा पद्धति में लगाएं यानी कि जब हम वर्गाकार पद्धति में लगाएंगे उसके बीच में एक पौधा की स्थापना करेंगे तो नंबर ऑफ पौधों की संख्या बढ़ेगी। किंतु एक आम भाषा में अगर किसान भाई आपको कहा जाए तो इसके पौधों को लगाना निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की बागवानी और कृषि क्रियाएं करनी है। यानी कि हम इस तरह स्थापना करें कि हमें अगर ट्रैक्टर से खेत की निराई गुड़ाई करनी होगी तो वैसी स्थिति में किसान भाई 15 से 20 फीट की दूरी पे आप पौधों को के लगाने की दूरी को चिन्हित करें। प्रारंभिक 3-4 साल तक जब पौधे छोटे रहते हैं तो इस बीच में हम उसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में, चाहे सब गर्मी में एक सब्जी की फसल है जैसे भिंडी है, चौला है या गिल की ककड़ी है, इस तरह की हम फसल ले सकते हैं। उसमें उस चिन्हित स्थान को सबसे पहले 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर यानी कि 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा हम गड्ढे की खुदाई करें। उस गड्ढे को खोदने के बाद उसको तकरीबन 25 से 30 दिनों तक गर्मी में धूप लगने के लिए उसको छोड़ देनी चाहिए ताकि उसमें जो अच्छी तरह से उसमें धूप लगे। उसके बाद मानसून के प्रारंभ होने पे ही हम उन गड्ढों में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद
उसमें हम मिला देंगे। प्रति गड्ढे के हिसाब से 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाएंगे किसान भाइयों, और अगर आवश्यकता अनुसार प्रति गड्ढों के हिसाब से 30 से 40 ग्राम के आसपास हम ऊपरी लेयर पे हम उसमें मिट्टी के साथ में पोटास और 50 ग्राम के आसपास हम तकरीबन सिंगल सुपर फॉस्फेट हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद किसान भाइयों जैसे मानसून प्रारंभ होता है, हम उस समय पहले से नर्सरी में या फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं, जिस प्रकार हमने आपको जो किस्में बताई, उन किस्मों का पौधा पहले से आप बुक कर लें, और इस प्रकार किसान भाइयों अपने पौधों को उसमें जुलाई के महीने में जब मानसून सक्रिय हो, आप अपने पौधों को स्थापित करें। इसके सिवा किसान भाई, चूंकि हम जब पानी देंगे नेक्स्ट ईयर, हमको बाद में जब नींबू के पौधों में पानी देना पड़ेगा, तो नाली और रिंग पद्धति से जब हम पानी देंगे तो नाली में जो पानी जाता है उसकी भी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हम उसमें विभिन्न बेल वाली फसलों को गर्मी के दिनों में लगा लेंगे। इससे हमारा जो 3 साल का जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी बहुत हद तक हम भरपाई कर लेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बुढ़ागर, जिला जबलपुर के कृषक अशोक पटेल ने। यह गैलाडिया की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अशोक पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस क्षेत्र में जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ गैलाडिया या नौरंगा की खेती के बारे में बता रहा हूँ मैं। यह एक ऐसा पौधा है कि जो विषम परिस्थितियों में भी आपके खेत में अच्छे से सरवाइव करता है। इसे न ज्यादा पानी की जरूरत है और न कम पानी की। इसे इसकी भूमि की स्थिति, फसल की स्थिति और तापमान की स्थिति के हिसाब से आप सिंचाई की व्यवस्था रखें। सिंचाई इसमें बहुत आवश्यक है। यदि भारी मिट्टी है जिसकी जल संधारण क्षमता अच्छी है तो आप 7 दिन में पानी दें, और यदि हल्की मिट्टी है, जल संधारण क्षमता कम है, तो आप हर 2-3 दिन में पानी दें। पर यह ध्यान रखें कि पानी खेत में रुकने ना पाए, क्योंकि ज्यादा पानी देंगे उससे इसमें खरपतवारों की भी बढ़ेगी, और खरपतवार इस फसल को 2 या 3 तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ये इसमें प्रकाश, धूप, हवा, इन सबको एक आवरण का काम कर देते हैं, तो हमारा प्लांट तेजी से ग्रो नहीं हो पाता। फिर जितने भी प्रकार के कीट व्याधि लगती हैं उन सब के लिए होस्ट का काम करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि इसमें नींदा नियंत्रण करते जाएं, और जहां तक हो सके हाथ से करें। इससे आपके 2 काम होंगे कि उसकी गुड़ाई भी हो जाएगी और भूमि में संग्रद्धता भी बन जाएगी, जल शोषण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ ही हमारा नींदा नियंत्रण भी होता रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो फूल आने की जो मात्रा रहती है ये घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए समय समय पर इसके पोषक तत्वों का आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। वैसे जितने भी आप उर्वरक दे रहे हैं वो सब बेसल डोज में पहले दे दें, इससे पौधा पुष्ट और अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगा। बाद में जब भी आप फूल लेते हैं यानी फूल निकालते हैं, उसके बाद में इसमें यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, और यूरिया का छिड़काव इस फसल अवधि में 2 या 3 बार अधिकतम आप करेंगे 20-25 दिन के अंतर से। अब इसमें जब आप फूल तोड़ेंगे तो फूल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपको कुछ कीट व्याधि नियंत्रण के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा। पर यदि प्रारंभिक अवस्था में जब बहुत कम कीट है तो आप नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पंप में डाल के उसका छिड़काव करें। परंतु ये देखा गया है कि कभी कभी बादल आने से या कीट व्याधि के लिए यानी उनके अनुरूप स्थितियां बन जाए तो बहुत तेजी से वृद्धि होती, तब आप इमेडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है वो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। कीट व्याधि के साथ साथ बहुत से फफूंद जनित रोग, जैसे इसमें एक अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं पौधे में, फूलों में कई बार आप देखेंगे कि फूल मुरझाया हुआ दिखेगा, तो ये सब एक फफूंदनाशक, एक फफूंद जनित रोग हैं। तो इस पर आपको बाविस्टीन, बीटावैक्स, अन्य जो दवाएं हैं इनको 2 ग्राम प्रति लीटर इनको घोल के और इनका छिड़काव करें। इनका छिड़काव नियमित रूप से करते रहें हर 15-20 दिन के अंदर से, क्योंकि ये फंगस एकदम से समाप्त नहीं होती, ये पौधे में समाहित रहती है, जमीन में इसके वायरस आ जाते हैं और ये बढ़ती रहती। तो आप इसका
नियमित रूप से हर 10-15 दिन 20 दिन के अंतर से छिड़काव करते रहे। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम वैदपुरा जिला मुरैना के कृषक दिनेश जाटव ने। यह पुराने मछली तालाब के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश जाटव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। होता है जो ग्रामीण तालाब होते हैं या प्राइवेट तालाब भी होते हैं उनके, तो उसमें गर्मी के समय में तालाब अधिकांशतः सूख जाते हैं। सूखने से उसकी जो ऊपर की लेयर मिट्टी की होती है, जो सिल्ट होती है, उसको एक परत निकाल देनी चाहिए, 6 इंच परत निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में जो मिनरल्स पहले ऑलरेडी थे वे सारे पानी में घुल चुके हुए हैं और वो पहले की मछली जो कल्चर हम मछली कर रहे थे उसके द्वारा उपयोग कर चुके हैं, इसलिए उसमें मिनरल्स की मात्रा कम रहती है। दूसरी बात क्या रहती है, कई प्रकार के जल जीवों के मरने के कारण उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, इसलिए वो जो 6 इंच की लेयर जो नीचे की रहती है मिट्टी की, वो निकाल देने से हमारी नई मिट्टी से संपर्क हो जाता है पानी का, और जैसी वर्षा ऋतु में उसमें पानी भरता है उसके बाद में वो पानी फ्रेश रहता है। यदि हम मेजर कार्प का कल्चर करते हैं जिसमें रोहू, कतला, मृगल, कभी कभी हम लोग ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प का भी उसमें कल्चर कर लेते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रचलन रोहू, कतला, मृगल का ही है। रोहू, कतला, मृगल 3 तरह की जो मछलियाँ होती हैं, तीनों की फीडिंग हैबिट के कारण ही कंबाइंड रूप से कल्चर के लिए सलाह दी जाती है। इस तरह से हम तीनों तरह के चारे का, जो ऊपर में तैर रहा हो, कॉलम में उतरा रहा हो या नीचे जो बैठ चुका हो, वो तीनों चारे का ऊपर उपयोग हो, इसलिए हम तीनों तरह की मछलियों को पालने की सलाह देते हैं। गर्मी में डिसीज होने की बहुत कम संभावना रहती है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की कमी। टेम्परेचर जैसे बढ़ते जाता है ना, तो सरफेस का जो ऑक्सीजन रहती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको घुली हुई ऑक्सीजन बोलते हैं, ये इवेपोरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं ये, तो थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मछलियाँ बार बार बाहर निकल करके हवा में सांस लेने की कोशिश करती हैं, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वास्तव में उसके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो हम उसमें अगर ट्यूबवेल की फैसिलिटी है या कोई दूसरा कैनाल वगैरह से पानी हम दे सकते हैं, तो हमें पानी भरना चाहिए। और पानी हमारे पास में पानी का लेवल भी अच्छा है, पानी साफ भी है हमारे जलाशय का, तो हम उसमें डीजल पंप या कोई भी इलेक्ट्रिक पंप ऐसा लगाएं कि जिसका फुट वाल्व भी उसी तालाब में हो और एग्जॉस्ट भी उसी में हो, ताकि पानी में एक सर्कुलेशन हो जाए और पानी जब वहाँ पर गिरेगा झरझर झरझर तो ऑक्सीजन भी घुलती है उसमें। पानी साफ करने के लिए तो हम ब्लीचिंग पाउडर की सलाह देते हैं, ये भी 15 ppm की मात्रा में उसमें तालाब में डाला जाता है। और गर्मी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे बढ़िया ये रहता है कि हम उसमें पानी रिफिल कर दें, हाँ, वाटर लेवल हम उसका बढ़ा दें तो बड़ा अच्छा रहता है वो। और साथ ही साथ जब हम चारा डालते हैं तो वो चारे का पूरा सदुपयोग होना चाहिए, वेस्ट ना हो, डिकम्पोज हो जाएंगी और उसके बाद में फिर पोल्यूशन फैलता है। तो चारा जो फीडिंग कराते हैं तो उसको भी हम जो 4% बॉडी वेट के हिसाब से जलाशयों में चारा हम खिलाते हैं, माने बड़े तालाबों में जो चारा खिलाते हैं मेजर कार्प के लिए, वो 4% बॉडी वेट के हिसाब से करते हैं। तो उसको हम छोटी छोटी तरियाँ या पुरानी टोकनियाँ इसमें रस्सी से बांध करके ऊपर फ्लोट लगा दें पानी के ऊपर, बॉटल वगैरह का, और डुबा दें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कपास की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।